नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर और मैं हूं आपका साथी शुभम जंगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 19 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारी क्लास 20वीं रहेगी। दोस्तों, आपकी एंशिएंट इंडिया में कंप्लीट 20 ही क्लास हैं, टोटल 20 ही क्लास हैं और इस 20 क्लास में आपको एंशिएंट इंडिया का हर एक वो टॉपिक कवर करवाया गया है जिसमें से आपके किसी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था या आगे आने वाले के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर आपने एंशिएंट इंडिया से कोई भी क्वेश्चन तैयार करना है या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारी वीडियो जो है लगा सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करवाएंगे, वो रहेगी आपकी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ और उस मिडिवल इंडिया की सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 20 या 25 क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। और जैसे ही आपका मध्यकालीन भारत जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करवा देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपकी हर एक पार्ट की 20-20 या 22-22 या 25-25 क्लास आपको मिलेगी, जिससे कि आपकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इन सभी हिस्ट्री की जो टॉपिक है हमने उठाए हैं, हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, इनमें वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित हैं जो आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या आगे भविष्य में आ सकेंगे, जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। हमने वो सभी क्वेश्चन अपनी PDF फाइल में इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो 20वीं क्लास है ये एंशिएंट इंडिया सीरीज़ की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाएगा और जब आगे हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे तब हम मिडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसके तहत हम आपको मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक बनेंगे वो सारे के सारे कवर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज लास्ट का हमारा टॉपिक रहेगा चंदेल वंश। और चंदेल वंश के जो संस्थापक है वो नुनुक जी कहलाते हैं और कहा जाता है जो राजा नुनुक थे उन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और चंदेल वंश के जो शासक होते थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के नीचे काम किया करते थे, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इन पे ऑर्डर चला सकता था और उनके कहने पर ही ये काम किया करते थे, या उनके अधीन बोल सकते हैं या उनके सावंत बोल सकते हैं। दोस्तों, जो चंदेल वंश है उन्होंने अपनी जो राजधानी वो खजुराहो को बनाई थी। और चंदेल जो वंश होते हैं, ये वंश नहीं है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये चंदेल वंश है। चंदेल वंश जो है वो बुंदेलखंड में शासन करते थे। दोस्तों, जो राजा हर्ष होते थे वो इस वंश का सबसे पहला राजा कहलाता है, उसको पहला राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजा जो हर्ष थे वो एक स्वतंत्र राजा होते थे, क्योंकि वो गुर्जर प्रतिहार वंशों के अधीन काम नहीं किया करते थे। वो बड़े ही मतलब खुले दिल के होते थे और खुले दिमाग के होते थे, जो किसी की ना सुनते थे, अपने ही मन की किया करते थे। इसलिए उन्हें इस वंश का पहला राजा कहा जाता है, क्योंकि वही एक पहले ऐसे राजा थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य किया करते थे। वरना सभी के सभी जितने भी इसमें राजा आए थे वो सारे सारे किसी के अंडर में काम किया करते थे या किसी के अधीन में काम किया करते थे। दोस्तों, जो राजा हर्ष का जो शासनकाल था वो 900 से लेकर 925 ईस्वी तक रहा था। और राजा हर्ष के बाद जो अगला राजा बना था वो रहा था दोस्तों यशोवर्मन। और यशोवर्मन जो राजा रहे थे वो 925 से लेकर 950 ईस्वी तक राजा रहे थे। दोस्तों, जो यशोवर्मन ने उन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था और तथा इस मंदिर में एक वेंकट देवता की मूर्ति को भी लगवाया था। और यशोवर्मन ने खजुराहो में एक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। और यशोवर्मन ने मालवा और चेदी और कौशल महाजनपदों को भी जीत लिया था। दोस्तों, जो यशोवर्मन राजा होते थे उनका जो शासनकाल तो हमने देख ही लिया। और उसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम होता है धंग। और जो राजा धंग रहते हैं वो 950 से लेके 1008 ईस्वी तक जो है राजा बनते हैं। राजा धंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो राजा धंग होते हैं उनको ही चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, संस्थापक ओनली वो होता है जो किसी वंश की या किसी राज्य की नींव रखता है, और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उसे प्रसिद्धि दिलाता है और उसे पावरफुल बनाता है, वो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो राजा धंग जो है इस वंश को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इस वंश का। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा धंग जो है वो मान्यताओं के अनुसार 100 वर्ष जिए थे तथा इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी ली हुई थी।
और राजा धंग जो है वो खजुराहो में उन्होंने सबसे ज़्यादा खजुराहो में मंदिर बनवाए थे। दोस्तों अगर आपको किसी भी भविष्य एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिख जाए कि कौन से राजा ने सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे, तो राजा धंग ने खजुराहो में सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। और राजा धंग के समय में सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया था और राजा जयपाल के साथ, तथा राजा जयपाल का साथ राजा धंग ने दिया था और सुबुक्तगिन उस युद्ध में हार जाता है। दोस्तों जो राजा धंग है उनके बाद जो अगला राजा बना था वो राजा गंड थे, और राजा गंड जो है 1019 से लेके 1029 ईस्वी तक राजा रहे। और राजा गंड के समय ही महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। दोस्तों महमूद गजनवी ये वो है जो 1009 से 1014 तक आक्रमण करता है भारत पर, और ये वही है दोस्तों जिसने थानेसर पर भी आक्रमण किया था। दोस्तों राजा गंड जो है वो विद्यासागर, उसके राजा गंड के बाद जो अगला राजा बनता है वो विद्यासागर राजा बनते हैं। और जो राजा विद्यासागर होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो 1019 से लेके 1029 ईस्वी तक रहा था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहलाता है विद्यासर। और दोस्तों विद्यासर जो है उनके समय में ही महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 2 बार आक्रमण किया था, 1019 में और 1029 में। दोस्तों महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और कहा जाता है दोस्तों कि महमूद गजनवी इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था कि वो आज तक नहीं हारा था। मतलब ये जितनी बार 17 बार आक्रमण किया था उसने किसी भी राज्य पर उसने आक्रमण किया था तो उसमें वो कभी हारा नहीं था, वो इसकी खास बात थी। विद्यासर एकमात्र ऐसे राजा थे जिसने महमूद गजनवी को एक बार जीतने नहीं दिया था। दोस्तों अगर उसने जीतने नहीं दिया तो उसने हार भी नहीं मानी थी, बल्कि इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। मैंने दोस्तों जैसा कि आपको कहा कि जो महमूद गजनवी है वो 17 बार भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, वो एक बार भी हारते नहीं हैं। तो दोस्तों यही बात मैं अब भी कहूँगा कि वो इस युद्ध में विद्यासर के साथ हारे नहीं थे, ना ही वो जीते थे। इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, और इस संधि के तहत महमूद गजनवी ने जितने भी किले जीते थे वो सब विद्यासर राजा को दे दिए थे। दोस्तों इस वंश का जो अंतिम राजा कहलाता है वो परमार्दी है, और परमार्दी देव जो है वो इस वंश के अंतिम राजा कहलाएंगे। इसके बाद हमें इस वंश से कोई भी अंतिम राजा का वर्णन नहीं मिलता, और यहीं पर हमारा जो आपका चंदेल वंश है वो समाप्त हो जाता है। और चंदेल वंश के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट राजा थे वो हमने पढ़ लिए। दोस्तों चंदेल वंश के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है गढ़वाल वंश, और गढ़वाल वंश एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसको इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जो गढ़वाल वंश है इसके संस्थापक चंद्रदेव कहलाते हैं, और चंद्रदेव का जो समयकाल है वो 1080 से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा था, और चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। दोस्तों जो गढ़वाल वंश है उसके शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता था। अगर आपको किसी भी वनडे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि किस वंश के शासकों को काशी नरेश बोला जाता था, तो आपका गढ़वाल वंश के शासकों को काशी नरेश कहा जाता था। और ये गढ़वाल वंश वाले ही विंध्याचल पर्वत से आए थे। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गढ़वाल वंश के जो शासक है या गढ़वाल वंश वाले किस पर्वत से आए थे, तो विंध्याचल पर्वत से वो आए थे। और जो आपका गढ़वाल वंश है उसके साथ साथ दिल्ली में तोमर वंश चल रहा था। जो गढ़वाल वंश है वो इतना शक्तिशाली होता था दोस्तों कि तोमर वंश वाले ने अब उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब जो तोमर वंश वाले जो हैं गढ़वाल वंश वालों के नीचे काम किया करते थे। जो चंद्रदेव राजा होते थे उनके बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम होता है मदनपाल, और मदनपाल राजा का जो शासनकाल होता है वो 1100 से लेकर 1114 ईस्वी तक रहेगा। दोस्तों जो मदनपाल राजा बनते हैं उन्होंने राजा बनते ही अपनी राजधानी कन्नौज से बदलकर वाराणसी को बना लिया था। दोस्तों कन्नौज वही है जिसमें राजा हर्षवर्धन ने अपनी सिस्टर राजश्री को बिठाया था और इसको अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो दोस्तों मदनपाल जो राजा होते हैं वो कन्नौज से बदलकर अपनी राजधानी वाराणसी को बना लेते हैं। दोस्तों मदन लाल के समय में ही भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था और तुर्कों ने इसे बंदी बना लिया था
और इसे बंदी बनाकर कैद कर दिया था। और मदनपाल के बाद जो अगला राजा बनता है वो गोविंद चंद्र बनते हैं। दोस्तों इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा कहलाता है वो गोविंद चंद्र ही कहलाएगा। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा गोविंद चंद्र को कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसने पाल शासकों से मगध को छीन लिया था। क्योंकि मगध एक इतना शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसके पास भी वो होता था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहलाता था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि गोविंद चंद्र ने मगध साम्राज्य को जीत लिया था और मदनपाल को तुर्कों से मुक्त करवा लिया था, जिसको उसने कैद कर रखा था। देखो दोस्तों गोविंद चंद्र प्रतापी राजा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने मगध को छीन लिया था और मदनपाल जो राजा होते हैं उनको तुर्कों ने आक्रमण किया था और मदनपाल लाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कहते हैं, इसको बंदी बना लिया था। और आगे चलकर जो गोविंद चंद्र राजा बनते हैं वो मदनपाल को छुड़वा लेते हैं, मुक्त करवा लेते हैं तुर्कों से। दोस्तों जो गोविंद चंद्र ने दोबारा कनौज को जीतकर अपनी राजधानी पुनः कनौज को बना लिया था आगे चलकर, और गोविंद चंद्र ने मालवा को भी जीत लिया था। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो शक्तिशाली साम्राज्य होते हैं, राज्य होते हैं, उन सब को ये गोविंद चंद्र जीत लेता है, इसलिए तो इसको सबसे प्रतापी राजा कहा गया इस वंश का। गोविंद चंद्र के बाद जो अगला राजा बनता है विजय चंद्र होगा, और विजय चंद्र का जो शासनकाल रहेगा वो 1155 से लेकर 1170 ईस्वी तक रहेगा। और इस वंश का जो अयोग्य राजा होता है दोस्तों वो विजय चंद्र को कहते हैं। दोस्तों इस वंश का अयोग्य राजा ही कहलाता है हमारा जो विजय चंद्र राजा होता है। और विजय चंद्र के दरबार में एक महान कवि रहा करते थे जिसका नाम होता था श्री हर्ष। और श्री हर्ष ये वही है बंदो जिन्होंने विजय प्रशस्ति पुस्तक लिखी थी। इसमें विजय चंद्र के बारे में दर्शाया गया है जो विजय चंद्र राजा होता है। भावनाओं में बहकर बंदो निकल गया, चलो कोई नहीं। बच्चों जो गढ़वाल वंश का अंतिम राजा होता था वो होता था राजा जयचंद। दोस्तों ये राजा जयचंद वही है जिसका जिक्र हम आगे मिडिवल हिस्ट्री में भी करेंगे। जब हमारा महमूद गजनवी वाला टॉपिक आएगा, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा, तब भी राजा जयचंद्र जो है अपोजिट में राजा बनकर आएगा। 1170 से 1194 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और राजा जयचंद्र ने देवगिरी को जीत लिया था तथा गुजरात में सोलंकी वंश का शासक को हरा दिया था। राजा जयचंद्र ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए राजस्व यज्ञ करवाया था। दोस्तों ये 3 यज्ञ हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में, आप कोई सी भी वीडियो उठा के देखेंगे जिसके अंदर आपको 3 वंशों का जिक्र मिलेगा, राजस्व यज्ञ का, और आपका एक अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था जो साम्राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था। तो दोस्तों ये तीनों जो यज्ञ होते थे ये प्राचीन समय के ही होते थे। जब हमारी वो वीडियो आप उठा के देखोगे वैदिक सभ्यता वाली, उसमें इस यज्ञ का जो है वो स्टार्टिंग दिखाई गई है और मैंने उसमें ये इसकी डिटेल बताई हुई है कि भी कौन सा यज्ञ किस कार्य के लिए करवाया जाता था। तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है राजा जयचंद ने साथ दिया था। तो दोस्तों ये राजा जयचंद वही है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में राजा मोहम्मद गोरी का साथ भी राजा जयचंद ने दिया था। और 1194 में चंद्रावल का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था तथा इस युद्ध में राजा जयचंद जो है वो मारा जाता है और जो गढ़वाल वंश होता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये राजा जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान के अपोजिट में होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था महमूद गजनवी के अपोजिट में आया था, लेकिन वो 1017 या 1019 मतलब 1027 में तो महमूद गजनवी मारा ही जाता है ना, तो 1027 के बाद आता है तराइन का युद्ध। इसलिए जो आपका राजा जयचंद होगा वो पृथ्वीराज चौहान के अपोजिट में आएगा, ना कि महमूद गजनवी के। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के साथ हम अपनी एंशिएंट इंडिया को समाप्त करते हैं। अब हम अपनी वीडियो जब भी लेके आएंगे इस चैनल पर तो हम अपनी नई सीरीज़ के साथ आएंगे। वो हमारी नई सीरीज़ रहेगी मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम आपको कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री करवाएंगे, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर वाले सभी क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आगे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और
दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।